हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया और यूनिक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस लेकर। ये कहानी एक फिशरमैन की जो कि यंग है, बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल है और बाकी जो फिशरमैन होते हैं उसी की तरह उसकी भी एक ही कहानी है, एक ही गोल है कि यंग लाइफ में वो जितना ज्यादा पैसा कमा सकता है वो पैसा कमा ले, रिटायर हो जाए यंग एज के अंदर और फिर एंजॉय करे अपनी बाकी की लाइफ को। हम सबका भी यही सपना होता है कि हम लोग भी जितना जल्दी हो सकता है बहुत सारा पैसा कमा लें, यंग एज में रिटायर हो जाएं और उसके बाद जो बची हुई लाइफ है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें। कुछ ऐसा ही सपना था माइकी का, लेकिन उसके सपने में और बाकी लोगों के सपने में डिफरेंस था ऐश बे का। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले ये कहानी हमसे किसी ने शेयर नहीं की, ये कहानी मैंने पिक की है रेडिट से, तो फुल क्रेडेंशियल्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। अगर आपके पास भी कोई यूनिक एक्सपीरियंस हो, कोई स्टोरी हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरी इंस्टा आईडी पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं विच इज princeMNIT1987। और जैसा कि आप सभी को पता है और अगर नहीं पता है तो ये जान लें कि अगर आपकी स्टोरी सिलेक्ट होती है, हमारे चैनल पर फीचर होती है, तो हम आपको देने वाले हैं 500 रुपीज का एक रिवॉर्ड। चलिए बढ़ते हैं कहानी के अंदर आगे। ऐश बे ईस्टर्न कनाडा की जो कोस्ट लाइन है उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रेच है जो कि फिशरमैन्स के लिए सोने की खान जैसा है। वहां पर जब बोट्स जाती हैं तो वो एक हफ्ते में इतनी फिशेस कैच करके ला सकती है जितना अटलांटिक सी के बाकी पार्ट में अगर वो जाएं तो शायद एक महीने में भी कैच करके ना ला पाए। लेकिन ये जितना लुक्रेटिव है ये उतना आसान भी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो हर एक शिप ऐश बे से ही मछलियां पकड़ रहा होता। इस एरिया में जो लोकल लोग हैं उन लोगों का दबदबा है, सिर्फ लोकल लोग ही इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं और वही ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा ऐश बे के अंदर फिशेस को कैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाहर के शिप्स है वो ऐश बे में एंटर नहीं कर सकते हैं। कई बार कई बाहर के शिप्स ने और जो आपकी बोट्स होती है उन्होंने कोशिश की ऐश बे में आकर फिशेस को पकड़ने की, लेकिन वो वापस नहीं जा पाए। पता नहीं क्या है ऐसा ऐश बे के अंदर कि सिर्फ लोकल लोग ही उन वाटर्स के अंदर फिशिंग कर पाते हैं और प्रॉफिट भी निकाल पाते हैं। अगर कोई फॉरेनर है तो उसका इन वाटर्स के अंदर आना तो मुमकिन है लेकिन जाना मुमकिन नहीं होता है। ऐश बे में चलने वाली जो लोकल बोट्स थी उनके अंदर एक बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक था कि उनका जो बोट का हल हुआ करता था, जो बॉटम पार्ट होता है, उस बॉटम पार्ट में एक अलग तरह का डिजाइन बना होता था जिनके अंदर वेव्स पेंटेड होती थी, वेव्स जो कि बाहर निकल रही हो, स्विरलिंग वेव्स जो होती है उस तरह का एक पैटर्न बना होता था और हर बोट पर आपको पैटर्न बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। हमारे जो फिशरमैन है माइकी, उसको ये कभी समझ में नहीं आया कि आखिर इन सारी लोकल बोट्स के ऊपर इस तरह का पैटर्न क्यों पेंटेड है। शायद ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए इस पैटर्न को यूज करते हो ताकि लोकल लोग ये जान पाए कि जो दूसरी बोट सामने है वो भी लोकल एरिया की ही है, और कहीं जो बाहर की बोट्स होती थी उनको डुबाने के लिए या वो इस वाटर में फिशिंग ना कर पाए इससे उनको रोकने के लिए वो ऐसा एक पैटर्न बनाकर साथ में रहा करते थे ताकि कोई फॉरेनर आकर उनके प्रॉफिट को ना ले जाए। माइक को ऐश बे के बारे में कुछ समय पहले ही पता पड़ा जब उसने एक बंदे को हायर किया था जो बेसिकली ऐश बे एरिया के अंदर जो लोकल्स थे उनके साथ फिशिंग किया करता, तो उसने बताया था कि वो एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाया जा सकता है। माइक ने तब उसकी बातों के पर विश्वास नहीं किया था और कुछ टाइम बाद इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो खुद आया ऐश बे पे। उसने एक लिंक निकाला और लोकल बोट के साथ वो गया फिशिंग करने के लिए। तो उसने देखा कि जितनी फिशेस वो एक महीने में पकड़ता था वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर पकड़ के वापस पोर्ट पे आ चुका था। ये सब देख के माइक दंग रह गया। उसको समझ में आया कि मैं पागल हूं जो एक एक महीने तक सी वाटर में घूमता रहता हूं फिशेस पकड़ने के लिए, अपना हल कंप्लीट करने के लिए। जो काम मैं एक महीने में करता हूं वो काम सिर्फ यहां पर 3 दिन में हो सकता है। उसने अपने सारे प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए, उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी ऐश बे में आएगा और यहां से उसका सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। जो काम वो 1 साल में करेगा, जो पैसा वो 1 साल में कमाएगा, वो पैसा वो यहाँ पर 1 या 2 या 3 महीने के अंदर कमाकर पूरे साल भर आराम कर सकता है। माइक ने डिसाइड कर लिया था कि वो ऐश बे वाले एरिया में शिफ्ट हो जाएगा और अगले 2-3 साल तक वो वहीं पर काम करेगा ताकि जो उसने सोचा था उसे कंप्लीट कर पाए। वो यहाँ पर रेगुलर विजिट करने लगा, लोगों से रिलेशंस बनाने लगा, पता करने लगा जगहों के बारे के अंदर, कहाँ पर ऐश बे है, वो एग्जैक्टली एरिया कहाँ लोकेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी थी। इसी के साथ साथ उसने ऑब्जर्व किया कि जो पोर्ट था उस पोर्ट पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, एक
औरत की, वो एक जो औरत थी वो बेसिकली एक महारानी की तरह लग रही थी, जिसके सिर के ऊपर एक क्राउन था। लेकिन उस मूर्ति में जो खास बात ये थी कि उसका सिर्फ अपर पार्ट ही ह्यूमन था, नीचे सी वेव्स बनी हुई थी सिर्फ, और उसके नीचे बहुत सारे मतलब जितने ऑफरिंग्स होते हैं आप देवी देवताओं को, तो लगता था कि उनकी देवी है, स्टोन लेडी उसका नाम था। और वो जो भी बोट ऐश बे एरिया में जाया करती थी, जाने से पहले वो उस स्टोन लेडी को चीजें ऑफर किया करती थी। इनके अंदर मालाएं होती थी, जो सी शेल्स से जो बीड्स बने होते हैं, जो बेसिकली जो गार्लेंड्स बनी हुई होती हैं, जिनको आप बेसिकली सी शेल के नेकलेस भी बोल सकते हो। तो ऐसी ऑफरिंग्स वो वहां से करके जाया करते थे, और उसका एकमात्र कारण ये था कि वो जब ऐश बे में जा रहे हैं तो ये जो है, जो स्टोन लेडी है, वो इनकी रक्षा करेगी। अगर ऐश बे में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो ये लोग वापस सुरक्षित लौट कर आए। ऐसा हर फिशरमैन कम्युनिटी के अंदर होता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर भी सुपरस्टिशन होता है। ये अपनी लाइफ को रिस्क पर लेकर समुद्र में जाते हैं, और वापस लौटने के लिए इनको चाहिए होता है फेथ। वो फेथ यहां पर था स्टोन लेडी के अंदर। माइक ने जब यहाँ शिफ्ट होने का डिसाइड किया, अपने क्रू से बात किया, तो उसके क्रू ने मना कर दिया मूव करने से, क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ में सेटल्ड थे, कोई भी नई जगह पर शिफ्ट नहीं होना चाहता था। इसलिए अब माइक को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसके लिए एक नया क्रू फॉर्म कर सके, और उसकी तलाश खत्म हुई जब वो मिला डेविड से। डेविड वो पहला इंसान था जिसने माइक की जो जॉब ऑफरिंग्स थी उनका जवाब दिया था। ये दोनों एक बार में मिले थे। माइक ने पूरी जिंदगी ऐश बे वाले एरिया में गुजारी है, और वो इस पानी को बहुत अच्छे से समझता और जानता है। इसी के साथ साथ उसके लोकल लोगों से कनेक्ट्स बहुत थे, जो इसका नया क्रू बनाने में हेल्प करने वाले थे। दोनों एक बियर बार में बैठकर अपनी चीजें डिस्कस कर रहे थे, और वहीं पर पहली बार माइक ने डेविड से पूछा अबाउट द स्टोन लेडी। तो उसने बोला, अच्छा वो समुद्र की देवी है, और यहाँ के लोग उसमें बहुत विश्वास करते हैं, मुझे बता नहीं क्यों। तो जो डेविड था वो बेसिकली आप बोल सकते हो काइंड ऑफ नॉन बिलीवर था, लेकिन 100% नहीं। तो उसने बताया कि यहाँ के लोगों का इस गॉडेस के अंदर बहुत ज़्यादा फेथ है, और ये लोग जब भी जाते हैं सी साइड या सी के अंदर जाते हैं, तो ये यहाँ पर ऑफरिंग रख के जाते हैं ताकि वापस से सेफली अपने होम रिटर्न कर पाए। इन ऑफरिंग्स में मेनली नेकलेसेस होते हैं, और उसके अलावा ब्रेसलेट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और वो भी मोस्टली जो फिशरमैन की वाइफ्स या बच्चे होते हैं वो ये सब बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिशरमैन भी जो खुद अपने हाथों से नेकलेस बनाते हैं, और जाने से पहले ये गॉडेस ऑफ सी को ये चीजें ऑफर करके जाते हैं ताकि वो वापस से सेफली रिटर्न कर पाए। माइक बोलता है, और तुम शायद इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हो। तो डेविड बोलता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा तो इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ स्टोन लेडी को चीजें ऑफर करने से अगर ऑड्स तुम्हारे फेवर में है, तो करने में नुकसान क्या है। माइक बोलता, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, ये जो यहाँ की बोट्स हैं, इनके ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं, जो पेंटेड है हल इनका, उसका क्या रीजन है। तो डेविड थोड़ा सा अलग से एक्सप्रेशन चेंज करते बोलता है, इसके बहुत सारे वर्जन है, बट मैंने अपने फादर से सुना था कि ये जो मार्किंग्स है ये बहुत स्पेशल मार्किंग्स हैं, और जब आप समुद्र में होते हो और जो गॉडेस ऑफ सी है वो ऊपर देखती है, और अगर आपका जो बोट है वो पेंटेड नहीं है, तो ये जान जाते हैं कि आप इस एरिया से ट्रेसपास कर रहे हो। अगर आपका जो हल है, जो बोट का बॉटम पार्ट है, वो पेंटेड है, तो वो ये समझ जाते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं। अदरवाइज ट्रेसपासर्स को जो गॉडेस ऑफ सी है वो वहीं की वहीं डुबो देती है। इसके और भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, बट सभी इसी स्टोरी के अराउंड बिल्ड है कि अगर आप इन वाटर्स में जा रहे हो तो आपको अपनी बोट को इन पैटर्न से पेंट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपके आने के यानी लौटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसी से मुझे याद आया कि हमारी बोट का भी जो हल है वो पेंटेड नहीं है, तो हमें भी अपनी बोट को पेंट करवा लेना चाहिए। तो इधर से माइक बोलता है, लेकिन क्यों। तो बोलता है, इसलिए क्योंकि अपने फेवर में ऑड्स करने से का कोई नुकसान नहीं है। तो माइक बोलता है, हाँ लेकिन मैं पिछले कई महीनों से यहाँ पर फिशिंग कर रहा हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो उधर से डेविड बोलता है, अभी तक, लेकिन अगर आगे आ गई तो। माइक बोलता है, देखो अभी मेरा वैसे ही बजट कम है, ठीक है, तो मैं अभी पेंट के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता हूँ। इस बार हम लोग जाएंगे, एक बार इस बार अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जाने से पहले हम लोग पक्का जो अपनी बोट है उसको पेंट कर लेंगे, लेकिन इस बार के लिए तुम मुझे फोर्स मत करो। तो डेविड कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा जो बोट है वो पेंटेड है तो इन वाटर्स के अंदर तुम्हारे लिए मूव करना आसान हो जाएगा, लोकल्स भी तुमको आसानी से जगह देंगे।
अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी स्कल पेंट करवाने में तुम्हारा क्या नुकसान है? हाँ मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात समझो, अगर अभी हम बोट का हल पेंट करवा देते हैं तो हमें करीबन 2 दिन तक रुकना पड़ेगा उस पेंट को सूखने के लिए, और हमें बहुत जल्दी वापस से वाटर के अंदर जाना है। तो इसलिए मैं अभी ये रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ जब हम दोबारा लौट कर आएंगे तो हम लोग पक्का इसका हल जो है वो पेंट करवा लेंगे। लेकिन फिर भी तुम्हारे एश्योरेंस के लिए इस बार हम जाने से पहले स्टोन लेडी को कुछ ना कुछ ऑफर करके जरूर जाएंगे, जैसा बाकी सब लोग यहाँ पर करते हैं। आई थिंक तुम्हारे लिए भी ये चीज काम करेगी। तो डेविड इस चीज से थोड़ा ठीक था, ओके इट्स ओके, मतलब डेविड को भी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर भरोसा या विश्वास नहीं था। वो लोकल लोग जो करते थे वो देखता और मानता था, सिर्फ इतना सा था, बट ऐसा नहीं था कि वो एक ट्रू बिलीवर था इस फैक्ट का। फिर डेविड ने कहा कि देखो वो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा बोट का हल पेंटेड होगा ना तो हमें जो नए लोग चाहिए उनको ढूंढने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि अगर तुम्हारी बोट के ऊपर बोट पेंटेड नहीं है तो बहुत सारे लोकल लोग तुम्हारे साथ सी में जाने से मना कर देंगे। माइक ने कहा वो मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस तैयारी करो क्रू को ढूंढने की। तो इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूं। माइक ने इससे पहले भी 3-4 ट्रिप कर ली थी सी की, और विदाउट पेंटेड हल, उससे पहले उसको डेविड नहीं मिला था, और वो अपना अच्छा खासा बोट को फिल करके लेकर आया था, और इसीलिए वो यहाँ पर मूव कर गया था। और ये जो पेंटेड हल वाली स्टोरी उसको आज पता लगी थी डेविड से। खैर हुआ भी ऐसा ही, जैसे उन्होंने लोकल लोगों को ढूंढना शुरू किया और वो आकर माइक की बोट को देखते थे और देखते थे कि उसका हल पेंटेड नहीं है, वो लोग साफ साफ उसके साथ जाने से मना कर देते थे। बड़ी मुश्किल से, और डेविड ऐसे कई लोगों को जानता था जो इस चीज पे बिलीव नहीं करते, बड़ी मुश्किल से उनको 3-4 लोग मिले जो उनके साथ विदाउट पेंटेड बोट ले जाने के लिए तैयार हुए। और फाइनली वो दिन आ गया जब माइकी और उसका क्रू सी के अंदर जाने वाले थे। जैसा उसने डेविड को प्रॉमिस किया था, सुबह जल्दी करीबन 4:30-5 बजे के आसपास ये लोग सब बोट पर पहुंच गए। वो अपने साथ फ्लावर्स लेकर आया था, वो स्टोन लेडी की जो बेसिकली स्टैचू था वहां पे गया, उसने फ्लावर्स वहां रखे, और फ्लावर्स रख के जैसे उसने स्टोन लेडी की तरफ देखा तो आप बोल दो अंधेरे जो धुंध होती है सुबह की, उसके अंदर उसको उसका चेहरा बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लगा था ये कुछ ऑफ है, कुछ उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे फील हो रहा था कि डेविड की बातों को सुनकर उसके दिमाग ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया है, और अब उसका सुपरस्टिशन भी धीरे धीरे उसके लॉजिक के ऊपर ओवरकम होना शुरू हो गया है। लेकिन पता नहीं क्यों आज एक अजीब सी उसकी फीलिंग, जो गट फीलिंग होती है, लगा उसके पेट के अंदर एक अजीब सा और कुछ कश्मकश सी चल रही है उसकी बॉडी के अंदर, कुछ बड़ा अजीब सा उसे लग रहा था। उसने वापस से उठकर स्टोन लेडी की तरफ देखा, उसकी आंखें तो बंद थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो उसे देख रही है। उसे ऐसा फील आ रहा था कि शायद वाटर्स में नहीं जाना चाहिए, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन फिर उसने वापस से अपने लॉजिकल माइंड की तरफ आया, उसने बोला कि मेरा सुपरस्टिशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने डेविड से इस बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। और एक वो रहता है ना आपके अंतर मन में वो चलता रहता है, अरे यार वो पेंटेड नहीं है, स्कल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसको ये बात पता लग गई थी कि मैं स्कल बोल रहा हूँ, जो बोट का हल है वो पेंटेड क्यों होता है। इस चीज को लेकर भी उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा था, ऐसा उसे फील हो रहा था। एनीहाउ उसने इस फीलिंग को छोड़ा और अपने क्रू के साथ वो निकल पड़ा ओपन सी वाटर्स में। और जैसे ही वो लोग डीप वाटर में पहुंचे, डेविड ने सारे आदमियों को काम पे लगा दिया। उन्होंने अपने नेट्स डाले समुद्र में, और बाय आफ्टरनून उनके जो फिश नेट्स उन्होंने बाहर निकाले, सारे फिश नेट्स फिशेस से भरे हुए थे। पूरे क्रू ने बाकी का दिन उन फिशेस को वॉश करके आइस बॉक्स में पैक करने के अंदर ही निकाला। नेक्स्ट डे फिर से उन्होंने और डीप वाटर के नेट्स डाले, और दोनों दिन उनके पास बहुत अच्छे खासे कैचेस आए। फिशेस जो नेट्स थी वो फिशेस से भरी हुई थी, और उनका पूरा दिन उन फिशेस को पैक करने में ही निकल जाता था। इधर माइक बहुत खुश था कि उसके 2 दिन में ही जो कैच था वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा आ गया था, और उसका प्लान था पूरे वीक इन वाटर्स में रहने का। लेकिन फिर आया तीसरा दिन, जिसने माइकी के बिलीफ और उसकी जिंदगी दोनों बदल के रख दी। तीसरे दिन इन्होंने फिर से नेट कास्ट की, और इस बार नेट कास्ट करने के थोड़ी देर के बाद ही अचानक से उनको नेट के अंदर बहुत ज्यादा हैवीपन फील होने लगा, जैसे बहुत सारी फिशेस नेट के अंदर भर गई हो। सभी लड़के भागते हुए पहुंचे नेट्स के पास। उन्होंने आवाज दी माइक और डेविड को और कहा कि नेट्स बहुत ज्यादा हैवी हो गई, हमें पुल करनी पड़ेगी। दोनों को समझ में नहीं कि इतनी जल्दी नेट्स कैसे फुल हो सकती है। फिर उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है पुल करना शुरू करो। वो नेट्स को पुल कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने नेट्स को पुल करना शुरू किया, अचानक से नेट्स बहुत लाइट हो गई, ऐसे कि जैसे शायद उसके अंदर कुछ था ही नहीं। फिर उन्होंने नेट्स को पुल करना शुरू किया, खींचते 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 जब उन्होंने नेट्स को बाहर निकाला
तो माइक और डेविड दोनों डेक पर थे, वो उनको ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे और उन्होंने देखा तो बिल्कुल खाली नेट्स उनके पास में आई थी। वो भागकर दोनों नीचे पहुंचे तो उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाई दी। आज जो नेट्स थी वो कटी हुई थी, वो फट गई थी नेट्स बुरी तरह से। लड़कों ने दिमाग लगाकर बोला हो सकता है कि नेट्स कहीं ना कहीं रॉक के अंदर फंस गई थी और इसीलिए एकदम से प्रेशर हुआ और उस रॉक के पत्थर से जो है ये नेट्स कट गई हैं। लेकिन यहाँ डेविड उस रॉक को देखकर उसका एक अलग ही चेहरे का एक्सप्रेशन हो चुका था और माइक को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि डेविड को कुछ ऐसी चीज पता है जो शायद उसको नहीं है। उसने डेविड की तरफ देखा। डेविड के चेहरे पर एक डेड साइलेंट लुक था। मे बी माइक ने बोला अपने लड़कों से कि हो सकता है रॉक से आंखें फट गई, तुम लोग टेंशन मत लो, हमारे पास दूसरी नेट है। लेकिन माइक की नजर उस नेट पर टिकी हुई थी। उसको देखकर साफ साफ लग रहा था कि किसी पत्थर से आकर कटी हुई नेट नहीं है। ऐसा लग रहा था कि इस नेट को किसी ने किसी तलवार से, किसी ब्लेड से काटा हुआ है। माइक ने डेविड को लिया और दोनों समुद्र के अंदर जहां से नेट वहां पर देखने लगे तो ग्रे कलर का पानी उनको साफ साफ दिख रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट ब्लैक से उनको शैडो क्रिएट कर रहा था। दोनों अच्छी तरह सी वाटर के अंदर देख रहे थे। तभी अचानक से माइक को फील हुआ कि उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जैसे एक डक पानी में एकदम से अंदर चली जाती है। उसने फटाफट से डेविड की तरफ देखा। उसे पता था कि डेविड को भी वो चीज दिखाई दी है। उसने डेविड की तरफ देखा और डेविड की नजरें उस चीज को बहुत दूर तक ढूंढ रही थी। वो समझ चुका था कि जो उसने देखा है वो डेविड ने भी देखा है। लेकिन उसके बाद डेविड वहां से चुपचाप चला गया। वो भी वहां से चला गया। खाना वाना खाने के बाद वो अपने रूम में बैठा हुआ था। तब डेविड उसके पास में आया और बोला, सुनो माइक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माइक बोला, हाँ बताओ क्या हुआ। तो डेविड बोलता है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी 2 दिन में अच्छे खासे फिशेस पकड़ लिए। अभी हम लोग को वापस से घर चलना चाहिए और हम लोग दोबारा आ जाएंगे जब हमारा हल पेंट हो जाएगा तब। क्या? माइक बोला, वापस जाना है? अभी तो अपना हल आधा भी नहीं भरा है। तो डेविड बोलता है, देखो अभी हमारे पास इतने फिशेज हैं कि हमारा खर्चा यहाँ आने का निकल जाएगा और एक बार हम लोग तुम्हारी बोट को हल जो पेंट करवा लेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा जाएंगे और लंबे टाइम तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी तुम मेरी बात मानो, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। डेविड के टोन में एक अलग सा फोर्स था। माइक ने उससे बोला, डेविड हमारी पहले बात हुई थी, हम एटलीस्ट 1 वीक यहाँ पर रुकने वाले हैं और तुम समझा करो मेरी बात को, मेरा पहले बहुत सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। तो इधर से डेविड वापस बोलता है, माइक मुझे पता है तुम सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते और मैं भी नहीं करता हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी इस पानी में गुजारी है और मैं जानता हूं कि कब ट्रिप को एंड करना है, कब एक ट्रिप स्मूथ चलेगी। माइक, हमारी एक नेट पहले ही खराब हो चुकी है। मुझे पता है तुम सुपरस्टिशियस नहीं हो और ना ही मैं हूं, लेकिन मैं उन साइंस को इग्नोर नहीं कर सकता जो मुझे इंडिकेट कर रही हूं कि चीजें अब खराब हो सकती हैं। मैं पिछले 20 सालों से इस पानी में फिशिंग कर रहा हूं। मैंने चीजें देखी है माइक, और मैं जानता हूं कि कब एक ट्रिप खराब होने वाली है। मैं एक फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूं माइक, वापस चलो, हम लोग बोट के हल को पेंट करेंगे और दोबारा से यहां पर आएंगे। और अगर तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो तो डोंट वरी, मैं तुमसे इस बार इस ट्रिप पे आने का कोई वेजेस नहीं लूंगा, लेकिन तुम मेरी बात मानो, अभी हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसके बाद सुनकर माइक को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि डेविड ऐसी बात क्यों कर रहा है। उसने डेविड से कहा, सुनो डेविड, नेट को हम ठीक कर लेंगे और हम दोबारा से इसको कल कास्ट करेंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी वापस जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। माइक की बात सुनकर डेविड को उसका आंसर सही नहीं लगा। उसने कहा, ठीक है तुम वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात तो मान लो, अब हम इससे और ज्यादा डीप वाटर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले ही लैंड से बहुत दूर आ चुके हैं। अगर हम इससे ज्यादा और अंदर गए तो मेरी बात मान लो, हम दोबारा वापस लौट नहीं पाएंगे। डेविड की बात सुनकर माइक ने एक बार को सोचा और बोला, ठीक है डोंट वरी, मैं तुम्हें कल ही वापस लैंड की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन हम लोग 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं जाएंगे। डेविड गहरे सांस लेते बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हम इससे ज्यादा और अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे अब वो फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो हम वापस से लैंड की तरफ मूव करेंगे और बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं। इतना कहकर डेविड वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर माइक ने बाहर निकल के डेक से देखा तो डेविड, जो बाकी उनके साथ का क्रू था, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। शाम हो चुकी थी, काला समुद्र उनकी आंखों के सामने था और बोट की जो थोड़ी बहुत लाइट्स थी, बस वहीं से समुद्र का कुछ पार्ट उनको दिखाई दे रहा था, जो उनके जस्ट बोट के नीचे लाइट जली हुई थी।
माइक ऐसे ही चीजों को ऑब्जर्व करता, तभी अचानक से उसे लगा कि उसकी बोट के पास एकदम से पानी में से कुछ निकला। वो उसके ऊपर फोकस कर पाता उससे पहले ही वो चीज गायब हो चुकी थी। माइक फटाफट से उतर के वहां पर पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि रात का टाइम था, समुद्र में आपको क्या दिखाई देगा। उसे लगा पता नहीं शायद कुछ होगा, कोई जानवर वगैरह, कोई फिश वगैरह होगी। वो वापस से आ गया, लेकिन दूर से खड़ा डेविड उसको देख रहा था। उसने उससे कुछ नहीं बोला। रात गुजरी। अगले दिन सुबह ये लोग वापस से लैंड की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे उसने प्रॉमिस किया था डेविड से कि वो इससे आगे नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपनी बोट को घुमा लिया था। उन्होंने फिर से अपने नेट्स को कास्ट किया। नेट्स कास्ट करने के बाद टाइम लिया और वापस उनका जो नेट था पूरी तरह से फिशेस से भरा हुआ था। कल के जैसा ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पर नहीं हुआ, और जो फिशेस भर के आई उन्होंने इनके सारे कल के स्ट्रेस को भी दूर कर दिया था। एक बार नेट्स निकालने के बाद उन्होंने फिर से एक और बार नेट्स डाली, और थोड़ी देर के बाद ही नेट्स का वेट था वो काफी अच्छा खासा हो चुका था। उन्होंने वापस से नेट्स को बाहर पुल किया और देखा तो नेट्स के अंदर बहुत सारी फिशेस भरी हुई थी। उन्होंने नेट्स को बाहर निकाला और डेक पर उनको खाली किया, और जैसे ही उन्होंने नेट्स को खाली करना शुरू किया, सब लोगों की सांसें एकदम से थम गई जब उन्हें फिशेस के बीच में से एक इंसान का, ये प्रिसाइजली कहूं एक लड़की का हाथ बाहर निकला हुआ था। सभी लोग एकदम से स्टक हो गए थे। उनको लगा था कि उन्होंने सी वाटर में से शायद कोई डेड बॉडी निकाल ली है। माइक ने फटाफट से अपने क्रू को नेट खाली करने दिया। जब नेट से फिशेस नीचे गिर रही थी तो उन्हीं के साथ साथ बहुत तेज साउंड के साथ डेक के ऊपर गिरी एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी, जिसकी बॉडी का हाफ पार्ट ह्यूमन था लेकिन बाकी पार्ट फिश था। उसके गिरने के साथ साथ पूरे डेक पर एकदम से डेड साइलेंस हो चुकी थी। सभी लोग ऑ स्टॉक मोमेंट के अंदर थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन सब के सामने फिशेस के बीच में डेक पर एक मरमेड पड़ी हुई थी। इन लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कोई मरमेड देखेंगे। उन्हें तो ये लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियों के अंदर होती है, लेकिन आज उन सब लोगों की आंखों के सामने उनके डेक पर एक मरमेड पड़ी थी। सब लोग भागते उसके पास पहुंचे, चारों तरफ उसके खड़े हो गए। वो बुरी तरह से जख्मी थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और वो इन सब लोगों को देख रही थी। अपना हाथ लेने की कोशिश करती, लेकिन वो उसको मूव भी नहीं कर पा रही थी। क्रू में से एक लड़का भागकर उसको बचाने के लिए जाने लगा, तो डेविड ने उसको रोक दिया वहीं पे। नहीं, इसे यहीं मर जाने दो। उसकी बात सुनकर माइक ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या मर जाने दो, हम इसे बचा सकते हैं। डेविड ने माइक की तरफ देखा और बोला, नहीं, जो स्टोरीज मैंने सुनी है अगर वो सही है और तुमने इसको बचा के वापस छोड़ दिया तो ये हमारे बारे में दोबारा नहीं सोचेगी, इसे यहीं मर जाने दो। डेविड ने अपनी बात खत्म की, तभी वो मरमेड एकदम से वापस चिल्लाते हुए दर्द में घूमी, और अब वो अपने पेट के बल पर थी और उसने सब लोगों को दिखकर ऐसे दांत निकाले। तो उसके दांत जो थे जैसे आपकी पिराना फिश होती है उस तरह से उसका रेजर शार्प टीथ थे। वो शायद इन लोगों पर अटैक करना चाहती थी, बट इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। उसके पेट के नीचे से ब्लड बह रहा था, बिल्कुल फ्रेश ब्लड। माइक ने डेविड की बात को अनसुना किया और बोला, हम इसको वापस से समुद्र की तरफ धकेल देते हैं। और वो उसकी तरफ भागा और उसी के साथ उसके क्रू ने ज्वाइन किया उसको, और डेविड खड़ा हुआ चुपचाप उन सबको देख रहा था। उन सब ने उस मरमेड को उठाया। वो उन सब पे अटैक करना चाहती थी, पर शायद उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। वो सिर्फ एक हिस साउंड के साथ उनके ऊपर गुस्सा निकाल रही थी, और उन सब ने उसको उठाया, बोट के किनारे पर लेकर गए, और जैसे उसको समुद्र में थ्रो करने वाले थे, उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई। उनको समुद्र के अंदर चेहरे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे, इंसान जो पानी के अंदर से उनको देख रहे थे। इमेजिन करें सिचुएशन को, आप समुद्र में एक मरमेड को फेंकने वाले और उसकी पूरा का पूरा, आप बोल सकते फैमिली, पूरी एक सेना, जाने अनगिनत मरमेड्स पानी के अंदर देख रही है इन सबको। उनके हाथ में वो मरमेड है और वो ये देखना चाह रहे कि नेक्स्ट स्टेप ये क्या करने वाले हैं। सबके सब एकदम से फ्रीज हो गए थे टिल डेथ कि ये क्या उन्होंने देख लिया है। जो चीज़ें उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुनी, आज वो अपनी आंखों से देख रहे हो, एक नहीं इतनी सारी मरमेड्स। तभी माइक वापस से अपने सेंसेस के अंदर आया। वो क्या करने आया था, उसने फटाफट से कहा कि इसको अंदर धकेलो, हो सकता है ये लोग इसको बचा ले, कि अगर ये मर गई तो हम लोगों को ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे उन्होंने उसको पानी के अंदर फेंका, एक साथ बहुत सारी मरमेड्स आए और उसको पकड़ के पानी की गहराइयों के अंदर ले गई, और उनकी आंखों के सामने सारे मरमेड्स की एक पूरी आर्मी डीप सी में कहीं गायब हो गई। वो लोग सब वहाँ से पीछे आने लगे, और अभी भी उनको एक दो मरमेड्स दूर दिखाई दे रही थी, उनको एक अलग सा ही लुक दे रही थी। इधर डेविड भागता हुआ आया, उसने चारों तरफ देखा और घूमकर उनसे बोला,
मुझे नहीं लगता हमने ये ठीक किया है। माइक डेविड से कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी नज़र वापस समुद्र में पड़ी। सारी मरमेड जा चुकी थी, लेकिन एक मरमेड अभी भी उसकी आंखों के जस्ट सामने थी। उसकी आंखें उससे कनेक्ट हुई। उसकी ग्रीन आंखें माइक की तरफ ही देख रही थी और उसकी आंखों से एक ऐसा लुक आ रहा था जिसने माइक की आत्मा को हिला कर रख दिया। देखते देखते अचानक से उसने अपना एक हाथ ऊपर किया और उसके उस हाथ के अंदर उसे दिखा एक वेपन जो कि एक कुल्हाड़ी की तरह था, जिसकी ब्लेड्स बहुत बड़ी बड़ी थी। उसने वो हाथ उनकी बोट की तरफ किया और इसके बाद वो चली गई सीधी समुद्र के अंदर और अब वहाँ पर कोई नहीं बचा था। आवाज़ के नाम पर सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज़ थी जो इन लोगों को सुनाई आ रही थी। माइक को ये सब एक सपना लग रहा था कि उसकी ने अभी क्या देखा और ये सब उसके साथ क्या हुआ। वो अपने सिर को पकड़ के बैठ गया और वो कुछ और सोच पाता उससे पहले डेविड उसके पास आके बोलता है, हम लोगों को वापस किनारे पे जाना होगा उससे पहले कि वो लोग वापस लौट कर आए। और इस बार डेविड माइक से परमिशन नहीं ले रहा था। इतना बोलकर वो क्रू को लेकर सीधा गया व्हील हाउस पे और उसने बोट को स्टीयर किया शोर की तरफ। और इस बार माइक कुछ नहीं बोल पाया, बस वो अपनी जगह पर खड़े होकर कांप रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि आज वो वापस लौट पाएगा। ये बात सभी लोगों को समझ में आ चुकी थी और अब सबके सब किनारे पे पहुंचना चाहते थे। वो किनारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। अगर वो अपनी फुल स्पीड पर चलते तो 2 से 3 घंटे में वो किनारे पर पहुंच सकते थे, लेकिन आज वो भी इनको बहुत दूर लग रहा था। इन्होंने चलना शुरू किया, बोट को फुल स्पीड पर डालकर। जो फिशेस उन्हें पकड़ी थी वैसे कैसे पड़े रहे, इनको कोई चिंता नहीं थी। आज इनको चिंता थी सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की। शायद 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे, तभी बोट पे उनको एक इम्पैक्ट फील हुआ, जैसे कोई चीज बोट से बहुत तेजी से टकराई हो। और ये इम्पैक्ट सामने या साइड की तरफ से नहीं था, ये था बोट के बॉटम से, जैसे किसी ने नीचे से आके बोट को बहुत तेजी से स्ट्रक किया हो। माइक ने फटाफट से एक लड़के को नीचे भेजा चेक करने के लिए और नीचे जाके जब वापस ऊपर आया तो उसने बोला कि किसी चीज ने बोट के बॉटम पे एक होल कर दिया और उसके अंदर पानी भरना शुरू हो गया, हम लोग डूबने वाले हैं। माइक कुछ सोच या बोल पाता उससे पहले उनको एक और हिट हुआ और इस बार जैसे ही वो हिट हुआ उसके बाद जो इंजन था वो एकदम से वो स्लो हो गया। बोट की स्पीड अपने आप धीरे धीरे स्लो होने लग गई। माइक को कुछ समझ नहीं आया, वो भागकर सीधा डेविड के पास पहुंचा, पूछा क्या हुआ, हम किस कंडीशन में हैं। डेविड ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं लगता हम किसी अच्छी कंडीशन में हैं। बोट का इंजन डेड हो गया है और ये अपने आप स्लो हो रही है। डैम इट, माइक बोलता है, अब क्या कर सकते हैं। डेविड बोलता है, तुम स्टीयरिंग व्हील संभालो, मैं एक बार इंजन रूम देख कर आता हूँ। वो जाता है, इंजन रूम देखता है। डेविड को बहुत एक्सपीरियंस था बोट्स का और इन वाटर्स पे चलने का। उसने समहाउ करके इंजन को वापस से रनिंग स्टेट में लेकर और वापस से पहुंचा ऊपर व्हील हाउस पर। उसने वापस से बोट की व्हील को अपने हाथ में लिया और माइक से बोला, अभी तो मैंने इंजन को ठीक कर दिया है, बट मुझे नहीं पता हम वापस घर पहुंच पाएंगे या नहीं। माइक बोला, डेविड तुम जितना तेज बोट चला सकते हो चलाओ, हमको कैसे भी करके वापस से किनारे पर पहुंचना है। फुल स्पीड पर बोट जा रही थी और चलते चलते फिर से अचानक से एक और बहुत तेज इंपैक्ट आ जाता है और इस एक इंपैक्ट के साथ सैकड़ों और बहुत सारे इंपैक्ट उस बोट पे आकर लगना शुरू होते हैं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती, कैसे भी करके इनको वापस किनारे पर पहुंचना है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि बोट के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी और धीरे 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 करके बोट की स्पीड कम होने लगी और इंजन एकदम से डाउन हो गया। डेविड समझ चुका था कि फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है। उसने फटाफट से माइक को बोला कि जाकर जो बोट का व्हील है उसको देखो। तो बोट का वो जो फैन होता है, उसको मैं व्हील बोल गया हूँ, फ्लाई व्हील जो होता है, जो बेसिकली एक बोट के नीचे एक फैन लगा हुआ होता है जो उसको पानी के अंदर स्पीड दे रहा होता है। तो जाकर उसको देखा तो उसे नजर आया कि उस व्हील के अंदर बहुत सारी जो सी वीड है, जो समुद्री घास है, वो फंस चुकी थी। ऐसा लगता है क्योंकि वहां उस डीप वाटर में कहीं समुद्री घास इतनी ऊपर नहीं आ सकती, किसी ने लाके उसके अंदर उसको फंसाया है। और जैसे वो ब्लेड को देख रहा था उसको चारों तरफ मरमेड्स दिखाई दे रही थी जो उनकी बोट को यहां पर सिंक करना चाह रही थी। माइक ने घूमकर डेविड की तरफ देखा। डेविड माइक की शक्ल देखते सबको समझ चुका था। उसने बोला कि फटाफट से डिंगीज रेडी करो। डिंगीज जो बेसिकली अपनी लाइफ बोट होती हैं, उनके अंदर उसने सबको डायरेक्ट किया कि फटाफट से इनके अंदर हवा भरना शुरू करो। उसने फ्लेयर गन निकाली और फ्लेयर गन निकाल के उसने सिग्नल क्रिएट किया कि ताकि आसपास अगर कोई भी बोट या शिप हो तो वो इनकी हेल्प करने को आ जाए। डेविड समझ चुका था कि अब वो लोग किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और तभी हुआ एक और फाइनल इंपैक्ट, और ये इंपैक्ट इतना हैवी था कि जो बोट थी वो टिल्ट हो गई और जितनी भी चीजें उस बोट पर थी इंक्लूडिंग द मैन, सबके सब समुद्र में जाकर गिरे। माइक को और कुछ दिखाई देता, उसके आंखों के सामने सब कुछ ब्लरी था। वो समुद्र के उस काले पानी के अंदर गिर चुका था
और उसकी आंखों के सामने उसे कुछ सामने दिखाई दिया, तो उसके जस्ट सामने ही डेविड था। डेविड स्विम करने की कोशिश कर रहा, तभी अचानक से 3-4 हाथ उसको कमर तक उसको पकड़ा और उसको समुद्र की गहराइयों में खींच के ले गए। माइक की आंखों के सामने सामने डेविड को पानी की गहराइयों में वो मरमेड्स ले गई थी और कुछ मरमेड्स वापस से लौटकर माइक की तरफ आ रही थी। माइक को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके सामने उसने देखा तो एक जो लाइफ बोट थी, डिंगी थी, वो उसके सामने थी। ना उसको आदमियों की चिंता थी, ना उसको फिशेस की, ना ही बोट की। उसने फटाफट से स्विम करना शुरू किया। उसको बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी और जैसे से वो एक डिंगी के पास पहुंचता गया, उसे दिखाई दे रहा था कि उसके बॉटम पर भी वैसे ही पैटर्न बने हुए थे जैसा कि बाकी बोट्स के हल पर पेंट होता था। वो अपनी पूरी जान लगाकर उसने तैरना शुरू किया। उसे पता था कि उसकी मौत उसके जस्ट पीछे है और चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन मरमेड्स को तैरने में तो पीछे नहीं छोड़ सकता। अपने उसने पूरी जान लगा दी और फटाफट से वो एक डिंगी के पास पहुंचा और उसके ऊपर जाकर चढ़ गया। और उसके बाद जो हुआ, उसने उसके सारे बिलीफ को ही बदल के रख दिया। उसकी आंखों के सामने वो जितने भी मरमेड्स थी उस बोट के चारों तरफ आ गए और उसके ऊपर वो सभी लोग उसको, मतलब उनके जो भी उनके पास हथियार थे उनसे उसको तोड़ फोड़ कर पूरा उसको पानी के अंदर डुबो दिया। लेकिन उसके आसपास का पानी बिल्कुल शांत था। एक भी मरमेड उसके उस डिंगी के ऊपर अटैक नहीं कर रही थी। उसके चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन फिर भी वो उस डिंगी पर अटैक नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोई ऐसा एक फोर्स था जो उनको रोक रहा था उस डिंगी के ऊपर अटैक करने से। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। करीबन 1-1.5 घंटे बाद एक दूसरी बोट आई जो उसे वहां से उठाकर वापस ऐश पे लेकर गई। उन्होंने उसके क्रू को भी ढूंढा, लेकिन एक भी क्रू मेंबर उसको दोबारा मिल नहीं पाया। आज भी माइक को सपनों में बस वो 2 ग्रीन आंखें दिखाई देती है और वो हाथ दिखाई देता है जिसके हाथ में एक वेपन था और उसने उसकी तरफ शायद सभी को अटैक करने का ऑर्डर दिया था। ये उसके लिए एक नाइटमेयर बन गया था जिसे वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता था। और तो और दोबारा कभी माइक की हिम्मत नहीं हुई सी में वापस जाने की। वो फिशरमैन जो बहुत सारी फिशेस को पकड़कर रिच होकर अपनी अर्ली एज के अंदर रिटायर होना चाहता था, वो रिटायर तो हुआ लेकिन पैसा कमा कर नहीं, लाइफ का एक ऐसा अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस लेकर जो शायद उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दोबारा कभी माइक पानी में नहीं उतरा। उसने अपना फिशरमैन वाला लाइन भी छोड़ दिया। लेकिन आज भी रात को सोते टाइम कई बार उसे सपनों में वही मंजर दिखाई देता है जो उसने अपनी आंखों से लाइव देखा था। तो ये थी कहानी एक फिशरमैन की जिसे उसके एस्पिरेशंस ने एक ऐसी जगह पहुंचाया जहां से अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकता था। लेकिन लोकल लोगों का जो ट्रेडिशन था उसको सिर्फ एक सुपरस्टिशन मानकर उसने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यस, दिस स्टोरी मे बी फिक्शनल क्योंकि मैंने इसका सोर्स चेक नहीं किया। दिस इज टेकन फ्रॉम रेडिट एंड विद परमिशंस। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।